वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है बीएड कोर्स का कंपलसरी सब्जेक्ट जो बीएड फर्स्ट ईयर में है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर अधिगमकर्ता का विकास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका कोड आपका E103 है। ये आपका एक कंपलसरी पेपर है। 80 मार्क्स का एग्जाम आपका इसका होगा प्लस 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम्स के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपना इसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मनोविज्ञान जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हमारे ह्यूमन बींग्स की जितनी भी एक्टिविटीज है जो साइकोलॉजिकल साइंस बोला जाता है। साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को माना जाता है। ह्यूमन बिहेवियर यानी कि मानव का जो व्यवहार है उसको स्टडी करना, उसको रीड आउट करना कि मानव का व्यवहार किस तरीके से हमारे पूरा इमोशनल इम्पैक्ट को, फिजिकल इम्पैक्ट को, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे व्यवहार बदलता रहता है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग की बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि हमें बच्चों से ही डील करना है। जब हम क्लास में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बच्चे मिलेंगे, उनका सबका मनोविज्ञान, सबका एनवायरनमेंट, सबकी अलग एक ह्यूमन बिहेवियर होगा, अलग टेंडेंसी होगी जिसको रीड आउट करना टीचर को भी आना चाहिए। तो इसलिए ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना ही साइकोलॉजी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ पीपल बिहेव इज नोन एज साइकोलॉजी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो समाज है और जो समाज में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और सभी की सोच एक अलग तरीके की होती है और सबका व्यवहार अलग तरीके का होता है ना। तो उन सब की स्टडी करना ही साइकोलॉजी कहा जाता है। इन मॉडर्न डेज इट इज ऑल्सो नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्निंग हिज एनवायरमेंट। कि कोई भी आज के युग में, आधुनिक युग में थोड़ी सी परिभाषा और डिफाइन कर दी गई है। कहा गया है कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है, इसके आगे साइंस लगा है, साइकोलॉजिकल साइंस। साइंस क्यों है? क्योंकि साइंस तो तथ्यों को मानता है, फैक्ट्स को मानता है, एविडेंसेस को मानता है। तो जितनी भी इसमें आप आने वाले समय में थ्योरीज पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में वो सब रिलेटेड होंगी और उन सब का प्रमाण भी होगा और उन सब चीजों में आप देखोगे भी कि एनवायरमेंट के साथ साथ व्यक्ति का व्यवहार भी बदलता चला जाता है। तो मॉडर्न डेज में अगर हम देखें तो ये एक साइंटिफिक स्टडी का रूप बन गया और आजकल तो इसकी बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों को काफी कुछ जॉब्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। एक अपने आप में एक बहुत स्पेशल सब्जेक्ट बन गया है साइकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। अगर हम जाने कि मनोविज्ञान का जो है पिछला इतिहास क्या रहा है। अब पुराने टाइम में जो है मनोविज्ञान को कई तरीके से परिभाषित किया जाता था। सबसे पहले इसको कहा गया इट इज अ साइंस ऑफ सोल, कि ये एक आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान कि पहले जो है लोग क्या मानते थे, जैसे अरस्तु हैं उनका भी ये मानना था कि जो आत्मा का विज्ञान है, जो हमारी सोल है, उसको अगर हम जान लें तो दैट इज साइकोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी वाज एक्सेप्टेड एज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी। पहले इसको फिलोसफी की ब्रांच ही माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे फिलोसफर आए जिन या कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि जानकार आए जिन्होंने जो है स्कॉलर्स थे बहुत सारे जिन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने बोला कि ये हम इसको साइंस ऑफ सोल नहीं बोल सकते। साइकी का अर्थ होता है अगर हम बोले सोल का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना। अब कई लोगों का ये मानना था कि आत्मा तो हमें दिखाई नहीं देती, आप उसकी स्टडी कर रहे हो, क्या चीज किसका दिमाग में क्या चीज चल रही है, क्या किसकी कैसी सोल है, तो ये चीज हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और अगर हम साइंस लगा रहे हैं तो साइंस तथ्य मांगता है, आत्मा तो दिखाई नहीं देती। तो साइंस ऑफ सोल को रिजेक्ट कर दिया गया। थोड़े टाइम बाद एक और तथ्य दिया गया कि दिस इज अ साइंस ऑफ माइंड। ये क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान है। मस्तिष्क का विज्ञान भी मतलब एक कई ऐसे प्रश्न उठे जो संतोषजनक या आंसर नहीं दे पाए कि मस्तिष्क किस प्रकार की क्रिया करता है, मस्तिष्क का स्वरूप कैसा है, कैसा कैसा वो सोचता है, किस तरीके से वो कार्य करता है ना। तो इन सब चीजों के आंसर जो है उन वैज्ञानिक के पास नहीं थे जिन्होंने इसको रिकमेंड किया था कि साइंस ऑफ माइंड कहा जाए साइकोलॉजी को। क्योंकि हाउ कैन द फंक्शन ऑफ द माइंड बी मेड कॉन्क्रीट, किस तरीके से वो मूर्त बनाया जा सकता है, किस प्रकार की चीजें वो बताता है। ठीक है। सो दिस थॉट ऑफ साइकोलॉजी वाज आल्सो रिजेक्टेड। ये थॉट भी साइकोलॉजी का बदल दिया गया। क्या अभी तक मैंने आपको बताया कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। कि अब जो हम लेटेस्ट डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, लेटेस्ट चीज है स्टडी ऑफ ह्यूमंस बिहेवियर।
अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अगर आप वैज्ञानिक विधि के द्वारा किसी भी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, वो सारा साइकोलॉजी का पार्ट आता है। पहले जो है हम इसे साइंस ऑफ सोल मानते थे, जो कि रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया। जिन्होंने रिकमेंड किया था कि हम इसे साइंस ऑफ सोल माने, साइंस ऑफ माइंड जिन्होंने रिकमेंड किया था, वो माइंड को भी ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए कि हम इसे साइंस ऑफ माइंड क्यों माने, क्योंकि कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आया था कि माइंड की नेचर कैसी है, नेचर ऑफ माइंड क्या है, किस प्रकार की क्रिया वो करता है। ठीक है ना, अब सभी के पास समान नहीं होता, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे आई कि वो फंक्शनिंग नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आया आपका चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बहुत हद तक इसको परिभाषित किया गया, ठीक इसका स्वरूप माना गया कि विलियम्स जेम्स थे, वुंड जैसे ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने इसमें बताया था कि इसको जो है हम चेतना का विज्ञान मानते हैं। चेतना शब्द का मतलब क्या होता है, उसके स्वरूप के संबंध में, जो कि जो जागृत अवस्था में हो, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है वो चेतन भी होता है, अर्धचेतन भी होता है और अचेतन भी होता है। कॉन्शियस माइंड भी है, सबकॉन्शियस माइंड भी है और अनकॉन्शियस माइंड भी होता है। ठीक है, लेकिन मन के इस अवचेतन और अर्धचेतन स्तर को जो है, जिन लोगों ने भी इसको रिकमेंड किया था, वो इसको सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाए। इसकी थ्योरी आप नेक्स्ट आगे के यूनिट में पढ़ेंगे। फ्राइड ने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। बेसिकली जिन्होंने साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस दिया था, जिन्होंने बताया था कि ये चेतन का स्तर है, इसको हम चेतन का विज्ञान भी मान सकते हैं, तो वो जागृत अवस्था में क्या कार्य हो रहे हैं उसको तो वो डिफाइन कर पाए, लेकिन अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वो डिफाइन नहीं कर पाए, तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। एट द लास्ट हम लोगों का जो आया वो आया साइंस ऑफ बिहेवियर, कि साइंस ऑफ बिहेवियर इसको कहा गया। सभी लोगों का मत बना कि हम इसको क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर। 20वीं सेंचुरी में इस चीज को रिकमेंड किया गया, द मीनिंग प्रेजेंटेड बाय द बिहेवियरिस्ट जो व्यवहारवाद को मानते हैं, जो व्यवहार को इंपॉर्टेंस देते हैं, उन्होंने इसको बताया कि अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, कि साइकोलॉजी को किस तरीके से परिभाषित किया जाए कि ये एक व्यवहार का विज्ञान है। हम जो मनुष्य करता है उसके व्यवहार पे आधारित हम उसको नापते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसके हर तरीके से उसके तथ्यों को देखते हैं और फिर बताते हैं ये व्यक्ति कैसा है, इसके स्वरूप कैसा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये क्या है। तो साइंस ऑफ बिहेवियर जो है बहुत हद तक इसकी को सही परिभाषित कर पाया। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं स्कीनर, आप आगे इनका नाम कई बार सुनेंगे अपने सिलेबस में। उन्होंने बोला, उनके अनुसार क्या था कि मनोविज्ञान जीवन में संबंधित समस्त प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। अनुक्रियाएं मतलब उसके रिस्पॉन्स। मनोविज्ञान क्या करता है, जीवन में जितनी भी चीजें चल रही हैं और जितनी भी सिचुएशन आ रही हैं, उनसे संबंधित वो जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है, जो भी रिस्पॉन्स कोई भी व्यक्ति कर रहा है, वो जो है उसका साइंस ऑफ बिहेवियर है। अब आप लोगों के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी अच्छी परिस्थिति आती है जीवन में, कभी बुरी परिस्थिति आती है, तो कभी व्यक्ति को गुस्सा भी आ रहा है, कभी व्यक्ति हंस भी रहा है, कभी व्यक्ति एक्साइटेड भी है, कभी वो और कार्यों में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, कभी उसकी बैटरी डाउन है, वो कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है, कि कैसी उस व्यक्ति की कौन सी सिचुएशन आई है, किस दिन की कैसी सिचुएशन बन रही है, तो उसका व्यवहार जो है फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन कई चीजें आगे आप इसमें फैक्टर पढ़ेंगे, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो एक स्टेबल रूप ले लेते हैं, स्थिर होते हैं, वो नहीं बदल सकते। बाकी व्यवहार तो परिस्थिति के अनुसार कई बार मनुष्य का बदल जाता है। तो व्यवहार का विज्ञान ही क्या कहलाता है, सही मायनों में मनोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, आपको अगर परिभाषाएं पूछी जाएं तो 2 से 3 परिभाषा आप अपने साइकोलॉजी के पॉइंट में लिख के आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर की मैंने सबसे पहले दी है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ये सबसे शॉर्ट में और सबसे बेहतरीन परिभाषा मानी जाती है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान कहा गया है। जो स्किनर है उन्होंने क्या कहा है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। मैं इसमें एक्सपीरियंस जोड़ना भूल गई हूँ, वो जोड़ लीजिएगा। एक्सपीरियंस यानी जितना अनुभव होगा उतना ही जो है व्यक्ति का व्यवहार बदलता चला जाता है, अच्छा चला जाता है। आप देखो ना, आप कहीं भी जॉब करें, आप कुछ भी अपने जीवन में अचीव करें, अगर आप एक परिस्थिति से निकल चुके हैं तो आप सामने वाले को भी अच्छा गाइड कर पाते हैं, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, आपने उस सिचुएशन में अपने अनुभवों को लगाया, तो उन अनुभवों से आपने अपनी हर परिस्थिति को पार किया। तो जो
एक्सपीरियंस मनुष्य को जीवन में सिखाता है, वो कुछ और चीज नहीं सिखा सकती। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। क्रो एंड क्रो भी एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उनका मानना है कि मानव व्यवहार क्या है, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन, यानी जो मानव है उसका व्यवहार और उसके रिलेशनशिप किसी और व्यक्ति से। भाई कई लोग सेल्फिश होते हैं, कई लोग निस्वार्थ काम करते हैं, तो ये क्या है, उनके व्यवहार पर ही तो निर्भर करता है। उनका व्यवहार ही बनाता है दूसरों के साथ संबंध, और व्यवहार ही बिगाड़ता है दूसरों के साथ संबंध। तो बेसिकली मेन पॉइंट क्या है कि हमारा जो साइकोलॉजी है वो क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन करना इन एस्पेक्ट ऑफ एवरी सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। मैकडूगल भी एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उनके हिसाब से उनका मानना है कि मनोविज्ञान क्या है, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, एक पॉजिटिव साइंस है। अगर कोई इस साइंस को जान गया, अगर आपने बहुत अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ ली, तो आई एम डैम श्योर आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके मन में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या विचार रखता है, आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की नेचर क्या है, साइकोलॉजी के जो मेन फीचर्स हैं, बेसिकली साइकोलॉजी को हम साइंस बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ही मैंने डाला है साइंटिफिक मेथड। ये एक वैज्ञानिक विधि है, और वैज्ञानिक विधि ही क्या होती है, फैक्टफुल होती है। इसमें प्रमाणित किया जाता है, वेरीफाई, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वेरीफाई किया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है साइंटिफिक मेथड में, और उसके ही बेसिस पे हम स्टैटिकल मेथड से कैलकुलेशन करते हैं कि जो हमने चीजें सर्च करी हैं वो कहाँ तक तथ्य साबित हो रहे हैं। केस स्टडी भी इसमें होता है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी को अगर हम कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो पहले मनोवैज्ञानिकों ने उस पर एक्सपेरिमेंट करे हैं, फिर उसके बाद जो है उनको प्रमाणित किया है, उसके बाद वो मान्यता दी गई है। आगे आप इन थ्योरीज को पढ़ेंगे। वेरिफिबिलिटी भी मैंने आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया साइकोलॉजी का। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज ऑथेंटिक बिकॉज इट्स प्रॉब्लम्स आर स्टडीड थ्रू साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियों से इस सब की स्टडी की जाती है, इसलिए साइकोलॉजी को ऑथेंटिक माना जाता है, और एक कहते हैं ना ट्रस्ट वर्दी माना जाता है, कि आप विश्वास कर सकते हैं अगर साइकोलॉजी जो कहती है उस हिसाब से आप सब पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, केस स्टडी करेंगे, तो बिल्कुल ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको स्टडी करना आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठता हम इसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स दैट व्हेन मैनी रिसर्चर आर स्टडिंग अ प्रॉब्लम and they all reach the same conclusion, then it can be said that the conclusion obtained is objective। कहने का मतलब क्या है, इसको बस आप मोटा मोटा एक बात समझ लीजिए। वस्तुनिष्ठता क्या है, जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो जब आपने देखा होगा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें सब में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है। क्यों? क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठता जितनी होगी उतना ज्यादा कोई भी टीचर उसको चेक करे रिजल्ट सेम रहेगा, कंक्लूजन सेम आएगा। 100 में से जिस बच्चे के 80 नंबर आने हैं उसको दुनिया का कोई भी टीचर चेक करे वो 80 ही रहेंगे। सब्जेक्टिविटी में मूड फ्लक्चुएट हो जाता है टीचर का, मेरे विचार अलग हैं, सामने वाले के अलग हैं, बच्चा कुछ भी लिख रहा है तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब सेम यही रहता है कि हम अगर कुछ भी काम करें उसके बाद कुछ भी रिजल्ट आए, कंक्लूजन आए, वो सेम आता है रिसर्च के बाद, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक वस्तुनिष्ठता मानी जाती है कि कितना भी काम किया जा रहा है, रिसर्चर जो भी स्टडी कर रहा है प्रॉब्लम्स का, हमेशा उसका सेम कंक्लूजन देगा, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी कर सकता है साइंस, साइकोलॉजिकल साइंस। कैसे? कि मान लीजिए किसी बच्चे के साइंस में नंबर कम आए, अब हम 10th के बाद बच्चा क्या ले, 11th में वो साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, कौन सी स्ट्रीम ले, टीचर्स कैसे बताते हैं, ट्यूटर कैसे बताते हैं, कोचिंग सेंटर चलाने वाले कैसे बताते हैं, ऐसे ही तो बताते हैं नंबर देख के कि भाई बोर्ड में इसके साइंस में अच्छा है या मैथ्स में अच्छा है तो आप पीसीएम ले लीजिए, बायो में अच्छा है तो ये ले लीजिए। यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, जो तथ्य सामने आ रहा है बच्चे के व्यवहार का, जो उसने स्टडी में लगाया, जो उसने अपने मेहनत करी, जो भी पढ़ाया, उसे देख के हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे जो है ये क्या कर पाएगा, है ना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर स्टडीड साइंटिफिकली थ्रू साइंटिफिक मेथड, सो प्रेडिक्शन कैन आल्सो बी मेड बेस्ड ऑन दीज स्टडीज। इन अध्ययन के आधार पर
भविष्यवाणी की योग्यता ये रखता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के आधार पर यह भविष्यवाणी कर देता है, मतलब भविष्यवाणी करने में बहुत निपुण है साइकोलॉजी। ये बता देता है कि आगे ये व्यवहार कैसा रहेगा। अब मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया, किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो आप उससे अगर कोई काम कराना चाहेंगे तो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हो ना कि ये व्यक्ति हमारा काम कर सकता है, ये व्यक्ति हमारा काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने उसके व्यवहार को जज किया होता है, आप उसके नज़दीक रहते हैं, आप उसके व्यवहार को समझते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। एक यूनिवर्सलिटी भी होती है, सार्वभौमिकता भी होती है। सार्वभौमिकता भी एक इसका फीचर माना जाता है, जिसमें क्या होता है, किसी भी विषय को विज्ञान तभी माना जा सकता है जब उसके सिद्धांत और नियम सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो। ऐसा नहीं कि ये जो मैंने नियम आपको जो फीचर्स बता रही हूँ ये सिर्फ इंडिया में चलेंगे और ये यूएस में अलग हो जाएंगे, यूके में अलग हो जाएंगे, अलग कंट्रीज में अलग हो जाएंगे। यूनिवर्सल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साथ चीजें चलें। तो साइकोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं वही सब चीजें जो है यूनिवर्सल है। ये जो फीचर्स हैं ये यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं और ये मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। किस तरीके से इसका डेवलपमेंट है या किस तरीके से हम ये कह सकते हैं स्कोप है। देखो फिलॉसफी, सबसे पहले इसे फिलॉसफी माना जाता, तो मैंने आपको बताया जब हम इसके पार्ट्स कर रहे थे कि साइंस ऑफ सोल माना है ना। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस उसमें बताया था कि साइंस ऑफ सोल माना, फिर साइंस ऑफ माइंड माना, फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माना, फिर साइंस ऑफ बिहेवियर माना। ठीक है, तो पहले इसको फिलॉसफी माना गया, फिर उसको फिजिकल माना गया, फिर कहा गया साइको एनालिसिस कि साइको जो चीजें हैं उनको एनालाइज किया जाए, जो मनोविज्ञान है उसको एनालाइज किया जाए, किसी भी ह्यूमन का क्या व्यवहार है। फिर उसके बाद आ जाता है मेंटल टेस्ट। इसके अंतर्गत मेंटल टेस्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परीक्षण होते हैं जो कराए जाते हैं, है ना। पहले तो हमने इसे क्या माना, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, यूनानी दार्शनिक हो गए, उन सब ने इसे फिलॉसफी का रूप दिया। उसके बाद इसे दैहिक विकास भी माना गया। दैहिक यानी शारीरिक के आधार पर। आगे आप थ्योरीज पढ़ेंगे, कोई व्यक्ति लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, उसका कैसा व्यवहार होता है। तो कई लोगों ने इसे फिजिकल एस्पेक्ट में देखा, कई लोगों ने इसे मनोविश्लेषणवाद देखा, जैसे फ्राइड की थ्योरी इसमें आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक रोगियों के उपचार की विधियों की खोज करने के लिए भी हम आधुनिक मनोविज्ञान का विकास कराया गया और उसमें बहुत सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे। इसमें साइको एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो रहेंगे साइकोलॉजिस्ट वो रहेंगे मिस्टर फ्राइड। उनके बारे में आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपके सीटेट लेवल के क्वेश्चंस भी बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेंटल टेस्ट। मेंटल टेस्ट में क्या आ जाता है, अल्फ्रेड बी ने है, उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया, उन्होंने सबसे पहले टेस्ट बनाए। ठीक है, एक मानकीकृत विधि भी उन्होंने विकसित करी। तो कैसे हम बच्चों की बुद्धि की परीक्षा ले सकते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं ना, है ना, चाइल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया, इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया, पर्सनालिटी टेस्ट आ गया। तो उन टेस्ट को लगा के हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है, इसकी बुद्धि स्थिति क्या है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की क्या नीड है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ना। तो तीनों ही चीज अगर आपसे पूछी जाए सेम पॉइंट्स रहेंगे। सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, किसी भी व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करना। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति, मेरा नहीं, बेसिकली सभी को ये मानना चाहिए कि अगर हम जो है अपने आप को, है ना, समझ जाएं, ठीक, व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है। अगर हम अपने आप को समझ जाएं तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, क्योंकि हम सामने वाले में तो कमियां देखते हैं, अपनी कमियां नहीं देखते। हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, अपने आप को समझे तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। कई बार हम सिर्फ सामने वाले की मिस्टेक देखते रहते हैं, ये नहीं सोचते हमारी क्या गलती है। दूसरा, टू हेल्प द साइकोलॉजी इसमें हेल्प करती है, टू हेल्प द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझने में मदद करना, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव साइंस पढ़ना शुरू कर दोगे साइकोलॉजी, तो धीरे धीरे आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट लगेगा और व्यक्तियों को समझने की शक्ति बढ़ती है। टू आइडेंटिफाई मेंटल डिसऑर्डर ऑफ ए पर्सन एंड प्रोवाइड असिस्टेंस इन देयर ट्रीटमेंट, व्यक्ति के कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मनोविकार रहते हैं, उनका पता लगाना, उनको क्या मानसिक तौर पर बीमारी है, क्या उनके विकार है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को चिढ़ ज्यादा होती है, कोई मानसिक डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, उनके उपचार में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार क्या है, वो समाज में कैसा है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति समाज में तो बहुत अच्छा होता है
लेकिन जो है वो इंडिविजुअल अपनी फैमिली के लिए वो बहुत खराब हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्राणी मिलते हैं, उन सबको समझने में साइकोलॉजी हमारी मदद करती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये आपके जो है रीड आउट करने में मदद करती है, औद्योगिक क्षेत्र में भी सहायता प्रदान करती है। मालिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के बीच जो संघर्ष चलता है, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, चाहे वो तनख्वाह को लेके चले, वातावरण को लेके चले, काम को लेके चले, उन सब चीज़ों में भी काफ़ी गाइडलाइंस मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों को अगर आपको शिक्षा देनी है और आज की जनरेशन को साइकोलॉजी समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मारने से बच्चा कभी नहीं समझता। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रोवाइड। आप देखिए ना, ऑनलाइन क्लासेस क्या है, सब एजुकेशन में सुधार के लिए है, या हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कह दें कि हम किस तरीके से कितने तरीके की विधियों का इस्तेमाल करें। पहले सिर्फ लेक्चर मेथड चलता था, तो एजुकेशन के फील्ड में देखें तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग ऑफेंडर एंड हेल्प इन रियरिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स बाय अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर। कई बार तो ऐसा होता है कि सफल नेतृत्व करने के लिए भी ये जरूरी हो जाता है, और कई बार जो है आपका ये जरूरी बन जाता है कि जो पशु पक्षियों के व्यवहार को भी समझा जाए। आगे आप इसमें थ्योरीज पढ़ोगे तो आप इसमें देखेंगे कि कई सारी थ्योरीज तो ऐसी हैं जो जानवरों पर ही एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं उनके व्यवहार को भी समझने में मदद करता है। ठीक है। उनके पालन पोषण में कैसे उनका किया जाए, टू हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड पीस, और विश्व शांति की स्थापना में भी सहायता करता है। विश्व शांति की स्थापना कैसे होगी भाई, जब दो देशों के बीच संघर्ष चल रहा हो, या और भी सारे कंट्रीज हैं संघर्ष चल रहा हो, तो वहाँ किसी एक को तो समाधान ढूंढना पड़ेगा, या कोई समझेगा सभी की गुड साइकोलॉजी होगी तो युद्ध ही क्यों होगा। तो बहुत सारी चीजें साइकोलॉजी से इंसान अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है, सोच रहा है कि हम जीवन में क्यों आए हैं, सद्भावना और बंधुत्व की भावना का उसमें ज्यादा समावेश हो जाएगा, तो अपनी आप चीजें विश्व शांति की तरफ दुनिया चलने लगेगी। लेकिन ऐसा जो है रेयर ही होता है, क्योंकि हम एक ही घर में बहुत सारे युद्ध देख लेते हैं। तो इसलिए ये चीजें धीरे 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 डेवलप करता है, और साइकोलॉजी के तो अनलिमिटेड आपको इम्पोर्टेंस मिल जाएंगी। इसमें से कुछ हैं जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आगे के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, मीनिंग, नेचर, स्कोप करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी का। उम्मीद है कि मैं इसको बहुत अच्छे से सिलेबस लेके चलूँ बीएड का, और आपको कंप्लीट कराऊं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में जरूर डालिएगा। थैंक यू।